डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार दोबारा से स्वागत है इंग्लिश के बेहतरीन लेसन में। स्टूडेंट्स, मैं आपको वॉइस का चैप्टर करा रहा हूं और अब तक मैंने आपको वॉइस के 3 पार्ट दे दिए हैं और आज हम वॉइस के कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स डिस्कस करेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टूडेंट, इससे फर्स्ट वाली वीडियो में मैंने आपको इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में बताया था कि जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें 2 कंडीशन होती है। कई बार तो उसमें ऑब्जेक्ट दिया होता है और कई बार उसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जो होती है इंट्रांजिटिव। अब इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? जिसको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती, यानी हिंदी में बोलते हैं अकर्मक क्रिया। तो अगर आपके पास इंपरेटिव सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो तो उस कंडीशन में आप कभी भी लेट का नियम नहीं लगा सकते। यू कांट यूज लेट रूल। तो लेट का नियम लगाने के लिए आपके पास ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। इट्स नेसेसरी फॉर ऑब्जेक्ट। अब कुछ स्ट्रक्चर होती है, जैसे फर्स्ट स्ट्रक्चर होती है, अगर आपके सेंटेंस में अगर ऑर्डर दिखाया गया है सेंटेंस में तो आपको लिखना पड़ेगा यू आर ऑर्डर्ड टू और उसके बाद सेंटेंस को ऐड करके लिखना पड़ेगा। इसके बाद आप प्लस में सेंटेंस को लिख देना जो भी आपका सेंटेंस दिया है। सेकंड स्ट्रक्चर होती है, अगर सेंटेंस में सलाह या मशवरा दिया गया हो तो उस कंडीशन में आपको लगाना है यू आर एडवाइज टू और प्लस में जो सेंटेंस है उसे आपको लिखना है। अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव हो, मतलब इंपरेटिव में नेगेटिव टाइप हो, डू नॉट से सेंटेंस हो और उसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया, मतलब इंट्रांजिटिव वर्ब के रूप में दिया गया है, उस कंडीशन में आपको यूज करना पड़ेगा यू आर फॉरबिडन टू और प्लस में डू नॉट को हटा देना आप, यानी रिमूव डू नॉट। डू नॉट को हटा के और उसके बाद सेंटेंस को लिख देना। कुछ एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा। जैसे सेंटेंस है फर्स्ट, मैंने बोला सिट डाउन। क्या दिया मैंने आपको? सेंटेंस सिट डाउन। अब इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है। अब आपको अगर आप लेट का नियम लगाओगे तो लेट के नियम के लिए हमारे पास ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, बट ये तो एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव वर्ब का मतलब क्या होता है? अकर्मक क्रिया, मतलब जिसको अपने अर्थ को पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती। तो अब यहाँ पे लेट वाला रूल तो लगेगा नहीं, तो हमें फिर यू आर वाली सीरीज लगानी पड़ेगी, यू आर वाली स्ट्रक्चर लगानी पड़ेगी। तो सिट डाउन का मतलब होता है बैठ जाओ, यानी कोई टीचर अपने स्टूडेंट से बोल रहा है तो ऑर्डर हो गया तो आपको लिखना पड़ेगा यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन। इस प्रकार से आपको सेंटेंस लिखना पड़ेगा। तो कुछ किया हमने, कुछ नहीं किया भाई, आपको यू आर ऑर्डर्ड टू तक लिखना है, फिर आपको सेंटेंस को लिख देना है। एक और देख लेते हैं, जैसे मैंने बोला स्टैंड अप, तो स्टैंड अप का भी कैसे बनाएगा? बिल्कुल सेम बन जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप। इस प्रकार से आपका सेंटेंस बन गया। अब देखिए सलाह का देख लेते हैं। सलाह के लिए मान लो किसी ने बोला आपको वर्क हार्ड। वर्क हार्ड का मतलब है कठिन परिश्रम कर लो। कोई आपको फ्यूचर के लिए गाइडेंस दे रहा है, तो सलाह दे रहा है, तो इसको किस प्रकार से बनाओगे आप? यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे सेंटेंस हो सकते हैं। जैसे सलाह दे सकता हूं, मैं बोल सकता हूं डोंट सिट आइडल, यानी बेकार मत बैठो, ठीक है। पर ये नेगेटिव टाइप हो गया तो आपको यहां पे नोट भी लगाना पड़ेगा, यानी आपको बोलना पड़ेगा यू आर एडवाइज्ड नॉट टू सिट आइडल। फोर्थ वाला सेंटेंस एक और देख लेते हैं। किसी ने आपको बोला प्लीज कीप क्वाइट, यानी चुप रहिए। अब देखिए प्लीज और काइंडली वाले सेंटेंस तो मैंने कराए थे वैसे आपको, लेकिन यहां पर ये आपके इंट्रांजिटिव वर्ब के रूप में है, तो इसको आप किस प्रकार से बनाओगे? यू आर रिक्वेस्टेड टू कीप क्वाइट। अब हम देखते हैं नेगेटिव के किस प्रकार से बनेंगे। जैसे डू नॉट का देख लेते हैं। डू नॉट
प्ले इन द सन। अब यहां पे स्टूडेंट हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, इन द सन हमारी एडवर्ब के रूप में है, तो इसको किस प्रकार से बनाएंगे? देखिए मैंने बोला था डू नॉट नेगेटिव वर्ड होता है, तो देखिए हमारे इंग्लिश में एक वर्ड होता है फॉरबिड। इस फॉरबिड की सेकंड फॉर्म होती है फॉरबिड, और इसकी जो थर्ड फॉर्म होती है, द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब फॉरबिड इज फॉरबिडन। तो आपको पता है पेसिव में केवल बी थर्ड ई लगती है, तो अगर किसी को आप मना कर रहे हो, आप किसी को मना कर रहे हो, उस कंडीशन में जो वर्ब लगानी है वो आपको लगानी फॉरबिडन। तो ये सेंटेंस इस प्रकार से बनेगा, यू आर फॉरबिडन टू प्ले इन द सन। यू आर फॉरबिडन टू प्ले इन द सन। स्टूडेंट आपने डू नॉट को क्यों हटाया? क्योंकि जैसे कि आप जानते हो कि फॉरबिडन होता है, ये होता है एक नेगेटिव वर्ड, ये एक नेगेटिव वर्ड है, और आपको पता है अगर आप एक ही सेंटेंस में दो नेगेटिव वर्ड लगाते हो तो उसका सेंस कैसा चला जाता है? वो पॉजिटिव चला जाता है, वो सुपरफ्लुअस एरर हो जाता है। तो इसलिए आपको याद रखना है, व्हेनेवर यू यूज फॉरबिडन डोंट यूज डोंट, यानी जब भी आप फॉरबिड का यूज करते हो उस कंडीशन में कभी भी डू नॉट को आप यूज नहीं करोगे, उसको आपको हटाना पड़ेगा। इसलिए मैंने लिखा भी है कि रिमूव डू नॉट प्लस में सेंटेंस, तो पहले डू नॉट को हटाना पड़ेगा, फिर आपको सेंटेंस लिखना पड़ेगा। तो ये आपका आज का पहला जो आपका स्ट्रक्चर था कि जब इंपरेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है तो आपको इस प्रकार की सीरीज लगानी पड़ती है, यू आर ऑर्डर्ड टू प्लस में सेंटेंस, ये आपका फर्स्ट स्ट्रक्चर था। फिर एडवाइस टू वाला नियम लगाना है, फिर अगर मना कर रहे तो फॉरबिडन, और कई बार अगर प्लीज काइंडली दे देते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ, उस कंडीशन में आपको रिक्वेस्टेड से सेंटेंस बनाना है। तो स्टूडेंट ये आज का हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर था। अब कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स और पढ़ते हैं। स्टूडेंट आगे कुछ स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। देखिए कई बार जो लेट होती है वो हमारी एक वर्ब के रूप में यूज होती है, और जब ये लेट वर्ब के रूप में यूज होती है तो इसका मतलब होता है अनुमति देना, किसी को आज्ञा देना या अनुमति देना। एग्जाम्पल्स में आपको समझाऊंगा। एग्जाम में कई बार आता है ये, ही लेट मी गो, उसने मुझे जाने दिया, तो इसका पेसिव बनेगा, मी को आप सब्जेक्ट बनाओगे तो आई, उसके बाद ये वर्ब की कौन सी फॉर्म दी है यहाँ पे, सेकंड फॉर्म, तो आई वॉज लेट गो। और एग्जाम में आपको इस प्रकार से दिया जाता है, आई वॉज लेट टू गो। स्टूडेंट आप याद रखना, लेट के बाद कभी भी टू नहीं लगता, मतलब आप इन्फिनेटिव का यूज नहीं करते लेट के बाद, आप बेयर इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। बेयर इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है? विदाउट टू जो वर्ब होती है हमारी, विदाउट टू। तो ये आपका फर्स्ट स्ट्रक्चर था। आप याद रखना कि लेट का यूज कई बार हम वर्ब के रूप में करते हैं, और जिसका मतलब होता है अनुमति देना, टू अलाउ समवन। अब देखिए इससे जो नेक्स्ट है वो क्या है? देखिए सम इंपोर्टेंट सेंटेंसेस ऑफ इन्फिनेटिव एंड बेयर इन्फिनेटिव। देखिए कई बार क्या होता है हमारे पास एग्जाम में, बेयर इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है? जो विदाउट टू जो हमारी वर्ब होती है, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है विदाउट टू, उसे हम बोलते हैं बेयर इन्फिनेटिव। और इन्फिनेटिव क्या होती है? टू के साथ जो होती है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब सेंटेंस देखिए आप, जैसे मैंने लिखा ही मेड मी वीप, यानी उसने मुझे रुलाया, ही मेड मी क्राई या ही मेड मी वीप। स्टूडेंट बेयर इन्फिनेटिव कुछ ऐसी वर्ब होती है जिनके बाद जो वर्ब लगती है वो विदाउट टू लगती है, मतलब आप इस प्रकार से नहीं कह सकते कि ही मेड मी टू वीप, ये आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा? रॉन्ग। तो ये बेयर इन्फिनेटिव दी गई है, तो इसको पेसिव में कैसे बनाओगे? तो बहुत ही सिंपल है, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, इसको स्टार्ट में रख लो, मिक का क्या बना? आई। मेड मेरी कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म, तो वॉज वर्ब लगेगा, आई वॉज। फिर इसकी थर्ड फॉर्म भी मेड होती है, आई वॉज मेड। अब ये जो बेयर इन्फिनेटिव है इसको आपको इन्फिनेटिव बनाना है। क्या बनाना है? इन्फिनेटिव। तो इन्फिनेटिव कैसे बनता है? टू के साथ। तो एक किस प्रकार से बनेगा सेंटेंस? आई वॉज मेड टू वीप बाय हिम, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? हिम। इसी प्रकार से सेकंड सेंटेंस देखिए, ही सो मी रन अवे, उसने मुझे देखा भागते हुए, तो ऑब्जेक्ट मेरा मी है तो आई, ये सेकंड फॉर्म है तो आई वॉज, सो की थर्ड फॉर्म सीन। अब ये जो थी ये थी मेरी बेयर इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव, इसको आपको बनाना है इन्फिनेटिव, तो क्या लगाना पड़ेगा? टू।
तो आई वॉज सीन टू रन अवे किसके द्वारा, उसके द्वारा, तो बाय हिम। स्टूडेंट इस प्रकार से आपको करना है। अब देखिए सेंटेंस यू हैव टू डू दिस वर्क, टू डू मेरी क्या है, इन्फिनेटिव। तो देखिए किस प्रकार से सेंटेंस करेंगे। मेरा ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, दिस वर्क, तो पहले दिस वर्क लिखा। उसके बाद देखिए हैज टू और हैव टू दिए, तो दिस वर्क के साथ क्या आएगा जी, हैज टू। इन्फिनेटिव का बनता है बी के साथ थर्ड फॉर्म लगा के। मैंने एक दिन बताया था टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, इसे क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव। और अगर आप इसको पेसिव बनाना चाहते हो तो पहले आपको टू लिखना पड़ेगा, फिर लगाना पड़ेगा बी, और फिर आपको लगाना पड़ेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसी प्रकार से लिखा है, पहले टू लगाया मैंने, फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय प्लस ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार से इस सेंटेंस को देखिए, देयर इज नथिंग टू से, तो ये सेंटेंस किस प्रकार से बनेगा, देयर इज नथिंग टू बी सेड, क्योंकि देखिए टू से मेरी इन्फिनेटिव है और इसको पेसिव बनाएंगे तो बी लगाना पड़ेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक सेंटेंस था आपका, आई सो राम वॉच टीवी, मैंने राम को देखा टीवी देखते हुए। तो देखो इस प्रकार से किस प्रकार से बनेगा, ये सेंटेंस होगा राम सा सेकंड फॉर्म है तो वॉच, राम वॉच सीन टू वॉच टीवी, किसके द्वारा, मेरे द्वारा, तो बाय मी। स्टूडेंट इस प्रकार से आपका सेंटेंस बनेगा। तो आपको याद रखना है कि बेयर इन्फिनेटिव देते हैं तो उसको इन्फिनेटिव बना देना है, बाकी आपके रूल सेम है। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है, नेक्स्ट जो हमारी स्ट्रक्चर है, स्टार्टिंग विद लेटस। ये लेटस से जो सेंटेंस शुरू होता है वो दिखाता है सजेशन, सुझाव। जैसे मैंने बोला लेट्स प्ले क्रिकेट, भाई चलो क्रिकेट खेलते हैं, लेट्स डांस, चलो भाई आओ डांस करें, इस प्रकार से सजेशन दिया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, लेट्स प्ले, आओ खेले, या चलो खेलते हैं, तो इसको बनाएंगे आप, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले, क्योंकि अस का सब्जेक्ट क्या बनेगा, वी, और सजेशन देने के लिए कौन से मॉडल का यूज करते हैं, शुड का। तो ये सेंटेंस बनेगा, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले। यहां पे आपको क्या करना है, इस वाले सेंटेंस को क्लोज के रूप में यूज करना है, मतलब एक क्लोज बना के लिखना है। तो इट इज सजेस्टेड लगाएंगे, फिर एक कंजक्शन लगाएंगे, फिर दूसरा क्लोज लिखेंगे। ये अस का सब्जेक्ट वी बना, शुड मॉडल का यूज करते हैं जब सजेशन देते हैं। इसी प्रकार से सेंटेंस देखिए, लेट्स डांस, तो इसको भी आप बनाओगे, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड डांस, कि ऐसा सजेस्ट किया जाता है कि हमें क्या करना चाहिए, डांस। तो स्टूडेंट ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट था, जो कि मैंने आपको अभी बताया है। एग्जाम में बहुत बार इस प्रकार से सेंटेंस आते हैं जिसमें अक्सर स्टूडेंट इसके बाद आज का हमारा आखिरी स्ट्रक्चर है कि हम कैसे एक सेंटेंस को बहुत सारे मेथड से कन्वर्ट करके पेसिव वॉइस में बना सकते हैं। जैसे मान लो मैंने आपको एक सेंटेंस दिया, हेल्प द पुअर, इंपरेटिव सेंटेंस है। अब जब इंपरेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया होता है, उस कंडीशन में हम बहुत सारे मेथड लगा सकते हैं। सबसे पहला वाला तो होता है लेट वाला। जैसे इस सेंटेंस को मैं ऐसे बना सकता हूं, लेट द पुअर बी हेल्प, लेट द पुअर बी हेल्प। ये तो एक कॉमन सा तरीका होता है, सब लोग इसके बारे में जानते हैं। अब देखिए हेल्प द पुअर का मतलब होता है गरीबों की मदद करो। अब इसमें एक एडवाइस भी हो सकती है, तो आप इस सेंटेंस को इस प्रकार से बना सकते हो, यू आर एडवाइज टू हेल्प द पुअर। ये भी आपका सेंटेंस सही है। या एक तरीका और होता है कि आप इसको सब्जेक्ट बना लो द पुअर, फिर मॉडल यूज करो शुड, द पुअर शुड बी हेल्प, यानी गरीब की मदद होनी चाहिए। ये एक प्रकार की सलाह हो गई। तो ये आपको पता है एडवाइस होती है, उसके लिए कौन से मॉडल का यूज करते हैं, शुड का यूज करते हैं। एडवाइस हो गया, सजेशन हो गया। तो ये आपके तीन मेथड हो गए जब ऑब्जेक्ट दिया होता है। लेकिन अगर यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता तो आपकी दो तरीके हैं, जो फर्स्ट वाला और थर्ड वाला, ये तो लगते नहीं, फिर आपको यू वाला स्ट्रक्चर लगाना पड़ता। सेकंड देखिए, डोंट किल दी बर्ड, कि बर्ड को मत मारो। अब देखिए एक तो मना किया जा रहा है, तो आप सिंपली बोल सकते हो यू आर फॉरबिडन टू किल दी बर्ड, कि आपको मना किया जाता है पक्षी को मारने के लिए। दूसरा, लेट दी बर्ड नॉट बी किल्ड, ये भी आपका सेंटेंस सही हो गया। या द बर्ड शुड नॉट बी किल्ड, कि बर्ड को नहीं मारा जाना चाहिए। तो स्टूडेंट इस प्रकार से हम इंपरेटिव सेंटेंस को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट मैंने पेसिव वॉइस का ये पार्ट 4 था, और मैंने अब तक जितने भी जो रूल्स वगैरह होते हैं, जिस प्रकार से सेंटेंस आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, हर प्रकार से मैंने आपको करा दिए गए हैं। बहुत ही एक्सप्लेन किया है मैंने अच्छे से,
और अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप स्कूलिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। तो स्टूडेंट ये वॉइस का आखिरी पार्ट था और इसके बाद अगले सेशन में हम एक नए चैप्टर के साथ आएंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, लव यू गाइज।